करोड़ों में विधायक बिके और भी छोटे मोटे तमाम नेता हर तहसील के अंदर बिके करोड़ों में। खेरागढ़ को इन्होंने छावनी बना दिया। 10 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी वोटर को घुसने नहीं दिया जा रहा था। आज के जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो मैं इसे समाज की गंदगी कहता हूँ। जाति धर्म का जहर घोल करके, लोगों को गुमराह करके, साइकोलॉजिकल लोगों को डिस्टर्ब करके ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। ये फ्रॉड हैं, ये झूठा हैं, ये लोगों के साथ में झूठ बोल के गद्दारी कर रहे हैं। जब तक आदमी कमजोर होगा फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली, तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। आज थाने में 20, 30, 40, 50 हज़ार से नीचे तो शुरुआत ही नहीं है, लाखों में रिश्वत जा रही है। इन्होंने सारे सिस्टम पे काबू कर लिया। यहाँ तक कुछ हिस्सा जुडिशरी का भी इन्होंने काबू कर लिया है। किसान का लोन मंजूर हुआ 60,000, मिले 50,000, 50,000 का 4 लाख भर दिया और 12,19,000 के नोटिस आ रहे हैं कि ये बैंक किसानों का जीवन को खत्म कर रही है, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या भी की है। आम जनता पे न तो जमीन रहेगी, न जायदाद रहेगी, न मकान रहेगा, न खेत रहेगा, न दौलत रहेगी। सब कुछ इनके चुनिंदा लोगों के हाथ में चला जाएगा। अधिकारीगण हैं, लीडर्स हैं, इनको हमारी शैली पसंद नहीं आई। गलत कार्य के लिए हम ऑफिसों को घेरा भी करते थे, धरने भी दिए थे हमने। इन्होंने हमें काफ़ी मुकदमे लगाए, जेलों में भी डाला, गैंगस्टर जैसी धाराएं मुझ पर लगाए, उसके लिए भी 5-6 महीने जेल में गया। और लोगों की भलाई करते करते अगर मैं दुनिया भी छोड़नी पड़े तो मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। जिस दिन जनता हाथ में शक्ति देगी, पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि पब्लिक क्या होती है और लीडर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं हिमेश वित्थरिया और आप देख रहे हैं लोकवार्ती पॉडकास्ट। फतेहपुर सीकरी का इतिहास हमेशा से बुलंद हौसलों और बड़े बदलावों का गवाह रहा है। राजनीति के इस दौर में जहां चुनाव अकूत धनबल और बड़े बड़े तामझाम से लड़े जाते हैं, वहीं कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ जनता के भरोसे और फौजी अनुशासन के दम पर सत्ता के बड़े बड़े किलों को हिला देती हैं। आज हमारे साथ लोकवार्ती पॉडकास्ट के इस विशेष मंच पर एक ऐसी बेबाक और ज़मीनी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश की सरहद पर रहकर सालों तक भारत माता की सेवा की और जब सियासत के मैदान पर उतरे तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और जनता के बीच फौजी बाबा के नाम से विख्यात श्री रामनाथ सिकरवार जी। हमेशा देश, कर्तव्य और अनुशासन की याद दिलाती फौजी की वर्दी में रहने वाले सिकरवार जी ने पिछले चुनाव में वर्तमान भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को बेहद कड़ी और ऐतिहासिक टक्कर देकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल पैदा कर दी। सिकरवार जी, लोकवार्ती पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल इसी वर्दी से जुड़ा हुआ। सेना से रिटायर होने के बाद में और आपने ये राजनीति से कांटों भरा सफ़र कैसे तय किया, किस वजह से? वित्थरे जी, आपने जो सवाल किया है वो वास्तव में बहुत जायज़ सवाल है। आर्मी में मैंने 18 वर्ष सर्विस की है। 18 वर्ष सर्विस के दौरान हमारे अधिकारी और हमारे साथीगणों ने हमेशा हमें देशभक्ति सिखाई। देश के लिए मर मिटना, वफादारी, ईमानदारी हमारे खून में वहाँ पर भरा जाता है, दिल और दिमाग में। जब मैं रिटायरमेंट आया यहाँ पर, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 18 वर्ष सर्विस करने के बाद, तो यहाँ पर लोग मेरे पास समस्या लेके आते थे, तो मैं ऑफिसों में जाता था तो वहाँ पर व्यवहार ऐसा होता था कि गुड फीलिंग नहीं दे रहा था। लोग पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, समस्या लेके हम धूप में चल के आ रहे हैं और हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता था। जिसकी जेब में पैसा होता था उसकी बात को ठीक से सुना जाता। वहाँ हाई लेवल पर करप्शन था। फिर हमने सोचा कि भाई ये तो हमारी बात को सुन नहीं। फिर मैंने लक्ष्मण सेना एक संगठन का गठन किया, लक्ष्मण सेना के नाम से, और उसके माध्यम से हमने लोगों के लिए काम किया। और काम करते हुए यहाँ की जो
अधिकारीगण हैं, लीडर्स हैं, इनको हमारी शैली पसंद नहीं आई। गलत कार्य के लिए हम ऑफिसों को घेरा भी करते थे, धरने भी दिए थे हमने, तमाम ऐसे हमारे कार्य चलते गए। इसके बाद में इन्होंने हमें काफ़ी मुकदमे लगाए, जेलों में भी डाला, मुझ पर गुंडा एक्ट जैसी धाराएं लगाई, ज़िले से बाहर किया कई बार इन्होंने, गैंगस्टर जैसी धाराएं मुझ पर लगाएं, उसके लिए भी 5-6 महीने जेल में गया। जेल की अलग कहानी है, दर्द भरी। कुल मिलाकर के इन्होंने मुझे मजबूर किया कि रामनाथ तुम पॉलिटिक्स में आइए। जब मुझे काम नहीं करने दे रहे थे तो लोगों ने कहा रामनाथ जी ये तुम्हें जिला बदर कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। लोगों से मैंने कहा कि भाई इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, कि आपको वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और आपके साथ में संघर्ष भी करेंगे। तब मैंने इस पॉलिटिक्स में कदम रखा। रही वर्दी की बात, ये मेरी शर्ट है, ये आर्मी से कपड़े से सिली हुई है, कोई बैच नहीं है इसके अंदर, वो हम नहीं लगा सकते रिटायरमेंट के बाद में। और नीचे मेरा पैंट है खाकी। ये दोनों ही, ये पुलिस का ड्रेस है, ऊपर आर्मी का है, दोनों ही देशभक्ति है दोनों के अंदर, दोनों ही अनुशासन में रहने वाले कपड़े हैं। ये दोनों कपड़े मुझे हमेशा अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करते हैं और मेरे अंदर जुनून, जोश, जज्बा और वर्तमान में हाईली जो करप्शन है, शोषण है, अन्याय, अत्याचार से लड़ने के लिए आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेना में खड़ा होकर के बॉर्डर पर लड़ता हूँ और ये वर्दी मुझे उसमें बहुत ऊर्जा देती है। सिकरवारी जी, मैं पूछना चाहूँगा, सेना के कड़े अनुशासन के बीच आपने कार्य किया है और राजनीति के इस मौजूदा हालत में कैसे खुद को ढाल पाएंगे आप? अब एक्चुअली में राजनीति नहीं रहे। आज के जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो मैं इसे समाज की गंदगी कहता हूँ। जो जितना बड़ा बेईमान, जितना बड़ा फ्रॉड, जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा गद्दार, जाति धर्म का जहर घोल करके लोगों को गुमराह करके, साइकोलॉजिकल लोगों को डिस्टर्ब करके, ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अच्छे भी हैं, वो कम हैं। और ये पॉलिटिशियन ने व्यापारी का रूप धारण कर लिया है। व्यापारी तो बहुत लोग अपने परिवार को चल रहा है, व्यापार से देश चल रहा है। ये घिनौने व्यापारी हैं, ये किसी भी लेवल पर नीचे गिरने को तैयार हैं पद और पैसा पाने के लिए। जो आज के जो पॉलिटिशियन हैं, हम जो राजनीति में आए हैं, एक नया एग्जाम्पल पेश किया है, करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जनता से, इस संसार में ऐसा कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को पथ भ्रष्ट कर दे, और इस संसार में ऐसा कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। एक नया आयाम खड़ा कर रहे हैं, करेंगे। और जिस दिन जनता हाथ में शक्ति देगी, पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि पब्लिक क्या होती है और लीडर क्या होता है। अभी एक्चुअली में इनके सामने जो लीडर होते हैं वो आए ही नहीं, करप्ट लोग ज़्यादा आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में आपने सीमित संसाधनों के बीच और इतनी बड़ी पार्टी के राजनीतिक कैरियर में अभी तक ऐसा मैंने नहीं देखा है कि आपने पूरे तरीके से इनके छक्के छुड़ा दिए। तो आखिर वो कौन सा जादू या ज़मीनी जुड़ाव आपका रहा जिसकी वजह से ये हो पाया? मैं कभी वोट के लिए काम करता ही नहीं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों का जो दर्द को मैं समझता हूँ, लोगों की परेशानी को मैं समझता हूँ। जहाँ भी कहीं भी परेशानियाँ आती हैं, जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, वहाँ पर मैं जाता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं तो भी मैं उनके साथ जाता हूँ। मैं कभी वोट की राजनीति मैं करता हूँ, काम की राजनीति। फॉर एग्जाम्पल, रोहता नहर चौराहे पे आपने देखा होगा, रोहता नहर चौराहे से दिगनेर हमेशा जाम रहता, भयंकर गड्ढे थे, वहाँ गाड़ियाँ उसमें नहर में गिर जाती थी। 4 लड़के उसमें ख़त्म हुए थे। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब यहाँ पर हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और रोहता नहर से जब चौराहे से हम लोग ग्वालियर की ओर चलते हैं, जहाँ पर नगला माकरोल पे भी गाड़ियाँ पलटती थीं, लोग मरते थे, अपंग होते थे, टूटते थे, उस सारे दर्द को देख करके हमने वहाँ चुनाव हारने के बाद हमने धरना दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन के अधिकारियों को, मेरी बात को सुना। आज भी वहाँ पर काम चल रहा है। और वोट के लिए काम क्यों नहीं करता? हारने के बाद वहाँ धरने पे बैठा, वो विधानसभा आरक्षित है, वहाँ से मैं विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ सकता हूँ। अगर मैं वोट के लिए लड़ता
तो मैं धरने पर नहीं बैठता। जहाँ लोगों की समस्या होंगी, लीडर को वहाँ जाना चाहिए और उसकी समस्याओं को युद्ध स्तर पर हल करने का प्रयास करना चाहिए। एक तरफ जनता का अभूतपूर्व समर्थन रहा था आपके साथ, युवाओं और ग्रामीणों में एक तरफा क्रेज था, फिर भी आप बेहद मामूली अंतर से चुनाव चूक गए। एक बेबाक नेता के तौर पर आप अपनी उस हार का मुख्य कारण और राजनीतिक चूक कहाँ मानते हैं आप? चुनाव हारा नहीं, मुझे हराया गया है। एक सप्ताह पहले ये चर्चा का विषय था क्षेत्र के अंदर कि रामनाथ को चुनाव हराया जाएगा। काउंटिंग वाले दिन खेरागढ़ को छावनी बना दिया गया था और पीएसी पुलिस इतनी लगा दी गई कि जानो कौन सा युद्ध क्षेत्र है ये। मेरे लोगों को 10 किलोमीटर से पहले ही रोक दिया गया और 3 बजे तक मैं लीड कर रहा था। 3 बजे के बाद उस पर ऐसा मान लीजिए कि पूरा काउंटिंग सेंटर पर हमला जैसा हुआ। लोग आए तमाम और मुझे काउंटिंग से बिल्कुल दूर कर दिया गया एक तरह से। मैं डीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको कहा भी मैंने कि माइक काम नहीं कर रहा है, आप उसको ठीक कराइए। तो रिटर्निंग ऑफिसर भानु गोस्वामी जी ने मुझसे कहा कि नहीं, आप उसमें सीट में देख लीजिए, लेकिन माइक ठीक नहीं किया गया। कुल मिलाकर के मेरी बात को इग्नोर किया जा रहा था और वहाँ पर वोटों की लूट जैसी हुई। जब राजा ही चोरी करेगा तो न्याय कहाँ मांगा जाएगा। ये पूरी साजिश के तहत मुझे चुनाव हराया गया है और लाखों लोगों की भावनाओं पर इन लोगों ने हत्या की है। और इस चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी आई थी तो रोड शो में इनको आभास हो गया कि इस बार ये लोग चुनाव हार रहे हैं, रामनाथ जीत रहा है। तो उसके बाद में इन्होंने जितने भी दलाल टाइप के लोग थे, जिसमें विधायक भी थे, विधायक भी बिके और कुछ और नेता भी बिके करोड़ों रुपए में। फिर इन्होंने पैसा लिया और अपनी जात के अंदर इन्होंने कई तरह की बातें बताईं और फिर इन्होंने तमाम लोगों में पैसे भी बांटे, वो भी फ़र्क था। उसके बावजूद भी मैं जीत रहा था। एक साजिश, एक गुंडई के बल पे, एक तानाशाही के बल पे, शासन के बल पर मुझे चुनाव हराया गया। फतेहपुर सीकरी में पानी की बड़ी समस्या है। खारे पानी से भी स्थायी समाधान के लिए आपके पास क्या योजना है? देखो, पानी की वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, चांद पर भी पहुंच गया देश, लेकिन आज हमारे देश में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए गाँवों में तमाम पानी की टंकी बनाई गई हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में, और भी अभी गंगा जल प्रोजेक्ट योजना चली रही है। ये केवल देश को लूटने की योजना है। गंगा जल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, हर घर नल जल योजना है इनकी, ये पूर्ण रूप से फेल है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए कमीशन लेकर के यहाँ के नेता कमा रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ आज कि इन पाइपों के अंदर पानी की तो दूर की बात है, हवा भी नहीं आएगी। 72 पानी की टंकी हैं जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है। रेट्रो फिटिंग योजना के तहत इनके लिए 120 करोड़ रुपया आया। वो केवल जल जीवन मिशन के तहत उसको लूट लिया गया है। किसी भी पानी की टंकी में वो पैसा नहीं लगाया गया। 72 पानी की टंकी सूखी पड़ी हुई हैं और भी नई पानी की टंकी बनी है, वो भी सूखी पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर के इस योजना के तहत पैसा कमाया जा रहा है। ये कभी पानी नहीं पिला सकते और किसी भी योजना को धरातल पर नहीं ले जा सकते। केवल उस योजना के तहत इन नेता अधिकारियों की कोठी बंगले बनाए जा रहे हैं और क्विंटलों सोना खरीद के घरों में भर रहे हैं, चांदी खरीद के घरों में भर रहे हैं, जिससे महंगा हो रहा है। यही कारण है। और जो जल जीवन मिशन योजना का जो हर साल इसमें रेट्रो फिटिंग योजना के तहत पैसा आता है और उसमें लगता नहीं है। पानी की समस्या है और आगे भी रहेगी। जब तक जनता रोड पर नहीं आती तब तक ये पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। उनका तो ये कहना है कि गंगा जल आ रहा है और हम लगे हुए हैं, गंगा जल्द से जल्द आएगा, काम भी चालू है। ये फ्रॉड हैं, ये झूठा हैं। ये लोगों के साथ में झूठ बोल के गद्दारी कर रहे हैं। इनको पता है कि जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, तमाम तरह की जहर घोल के समाज के अंदर ये लोग जिला आगरा को लूट रहे हैं। जिले आगरा की बात करूं तो
मुझे बताओ कौन सा जिला ग्रामीण नेता है जो समाज के लिए बढ़िया काम कर रहा है? केवल लूट में लगे हुए हैं। और एक एंगल पे मैं पहुंचता हूं अभी, तो अधिकारियों का और नेताओं को बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया है कि भाई इधर मैं लूट रहा हूं, उधर तू लूट, तू मेरी मत कह, मैं तेई नहीं कहूँगा। ये कॉकस यहाँ पर चला हुआ है। आप कई नेताओं को देख लिए, मेरे सामने आके बात कर लें, इनकी संपत्ति की जांच कराइए आप लोग। जो कुछ वर्ष पहले इनके घर में कुछ भी नहीं था, आप करोड़ों अरबों अकूत संपत्ति के मालिक कैसे बने? क्या जो विधायक सांसद बन जाओ तो इनके घर में लक्ष्मी आ जाती है? केवल ये नेता नहीं है, जो दलाल हैं, फ्रॉड हैं, मैं इनको समाज की गंदगी बोलती हैं। एक घिनौने अपराधी हैं, एक घिनौने व्यापारी हैं, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर लीडर्स अच्छे होते तो आज आम नागरिक परेशान नहीं होता। पानी की तो दूर की बात है, तमाम हॉस्पिटल खुले हुए क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे हर तहसील के अंदर, बसई जंगनेर है, नौनी है, सरेंदी है, और भी तमाम स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। उनमें न डॉक्टर है, न दवा है, न कोई सुविधा है। केवल वहाँ पर कोई कभी सफाई वाला या कोई एक नागरिक होता है, वो एस्पिन, डिस्पिन, पैरासीटामोल गोली दे देता है, बाकी लोग बीमारी से भी मर रहे हैं। ये बेदर्द हाकिम है, ये कहना चाहिए बेशर्म लोग हैं। इनके अंदर दया, धर्म, हया, शर्म कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए जनता मर रही है और ये लूट मार गैंग ऐसी बढ़ता जा रहा है। इस समय आपको जानकारी है, जैसे आलू के दाम है वो मिट्टी में मिल चुके हैं, किसान की लागत भी नहीं निकली है, बर्बादी की कगार पर किसान आत्महत्या के लिए बैठा है, आत्महत्या करने के लिए। इसके लिए आपके पास क्या योजना है, क्या होना चाहिए किसान के लिए? अगर मैं कोई बात कहूँ तो योजना करने की, लागू करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ आज, लेकिन जो योजना लागू कर सकते हैं और जिनके हाथ में कलम की पावर है, सत्ता में है, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। क्या योजना इसके लिए क्या होनी चाहिए योजना किस? देखो, सबसे पहले तो जो करप्ट लोग हैं, एक ऐसी कानून बने जो कई देशों में हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जब तक इनके अंग भंग नहीं किए जाएंगे चौराहे पर। कई देशों में ऐसी कानून है, जो करप्ट लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, इनके किसी का हाथ काटा जाता है, किसी का अंगूठा काटा जाता है। ऐसी जब तक हमारे भारत देश के अंदर सख्त कानून नहीं बनेगी जिन भ्रष्ट लोगों के लिए, तब तक आम आदमी परेशानी रहेगा। ये लोग चाहते ही हैं कि जब तक आदमी कमज़ोर होगा फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली, तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। और इनका ये सीधा वो है कि आलू की इनको रेट नहीं मिल रही, किसान परेशान, अच्छी बात है, इनके लिए अच्छी बात है। आदमी कमज़ोर हो रहा है, ये कमज़ोर से कमज़ोर और करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैं जब पढ़ता था स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई थी, 6 रुपये महीना दे जाता था मेरा हाई स्कूल के अंदर में। आज वो स्कूल इन्होंने जीरो कर दिया, क्योंकि उसमें रामनाथ पैदा होंगे पढ़ने के बाद में। मेंटली डैमेज किया लोगों को। उसके बाद में सोचा कि इनका सर्वनाश किया जाए। सर्वनाश करने के लिए इन्होंने शराब के ठेके इतने खोल दिए हैं, अनलिमिटेड। शराब पिएगा तो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली कमज़ोर होगा आदमी। जब कमज़ोर होगा तो आराम से उसे अपना दास बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, और इनकी राजनीति वहाँ पर चल सकती है। और उनको सही गलत को संविच्छेद करने का, समझने का बुद्धि ये पैदा नहीं होने देंगे। इनके झूठ जो परोसते हैं उसको वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आम नागरिक को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चाहे आलू की रेट हो या और भी तमाम इसकी रेट है, वो इनको नहीं मिल पा रहा है। एमएसएमई में देखिए आप, इन्होंने तमाम अपना माल बेचा और किसानों का बिका नहीं। कुल मिलाकर कि मुझे इनकी जो पॉलिसी लग रही है कि आदमी को जितना कमज़ोर किया जाएगा, डरा के रखा जाएगा, भय पैदा करके रखा जाएगा, तो इनका शासन बंद करते रहेंगे। नहीं तो रामनाथ पैदा होंगे और इनसे सवाल करेंगे। केवल इनकी नीतियाँ यही हैं, ये आम आदमी को मजबूत करना चाहते ही नहीं हैं। फतेहपुर सीकरी पर्यटन के हिसाब से समृद्ध और युवाओं को लेकर के भी अगर बात करें तो युवाओं के लिए कोई वहाँ रोजगार की कोई योजना है ऐसी? दूसरा, लेकिन स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आपका क्या नज़रिया है? रोजगार, ये मान के चलिए आज भी करोड़ों रोजगार हैं देश के अंदर। आज से 10-15 वर्ष पहले
520 वर्कशॉप है, COD हैं, जितनी भी ऑफिस हैं जहाँ लोग काम करते हैं, उनमें हजारों लोग काम करते थे। आज रिटायरमेंट हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में वो जगह भरी नहीं जा रही। चाहे आप बैंक में जाइए या किसी भी डिपार्टमेंट में आप देश के में जाइए, रिटायरमेंट के बाद में वहाँ पर नौकरी नहीं दे रहे हैं। और या सिविल की नौकरी तो छोड़ दिए, इन्होंने आर्मी का भी सत्यानाश कर दिया। आर्मी का एक ऐसी लाइफ थी जिसमें ज्वाइन करने के बाद एक सैनिक का जीवन और देश का जीवन दोनों बढ़िया होते थे। जब सैनिक का जीवन अच्छा नहीं होगा तो देश का जीवन बढ़िया कैसे होगा। ये अग्निवीर योजना ला करके, अग्निपथ योजना जिसको अग्निवीर बना रहे हैं, इस योजना ला करके आर्मी को भी इसने डैमेज किया है। कुल मिलाकर आम नागरिक को ये आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया है और भयभीत कर दिया है। पहले डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते थे तो उसके खिलाफ लोग घरों से निकल आते थे, कोई भी गलत होता था एक भीड़ घर से बाहर निकलती थी उसके विरोध करने के लिए। आज रोज डीजल, पेट्रोल, CNG सबके रेट बढ़ रहे हैं, लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, सड़कों पर निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि अब हमारे चारों तरफ सरकारी गुंडे बैठे हुए हमको दबाने के लिए। तो हाँ, फटाफट मुकदमा लग जाना, उन पर लाठीचार्ज करना, तो इन्होंने भय पैदा कर दिया समाज के अंदर। अब मेरी नज़रों में गुंडे दो तरह के होते हैं, एक सरकारी गुंडा और गैर सरकारी गुंडा। पहले गांव में किसी के इनजस्टिस होता था तो चंबल में जाते थे, एक डकैत बनता था, उन डकैतों के सिद्धांत होते थे, लेकिन चंबल के डकैत कम हुए, ख़त्म हुए। जो अब सरकारी गुंडे बन गए हैं जिनके पास कलम की पावर है। चंबल के डकैतों से ज़्यादा खतरनाक हैं जो कुर्सियों पर बैठे हुए भ्रष्ट लोग और नेता लोग, ये ज़्यादा खतरनाक गुंडे, ये सर्टिफाइड गुंडे हैं। इन सर्टिफाइड गुंडों से आम जनता को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक जनता रोड पर नहीं आएगी तब तक ये सरकारी गुंडे काबू नहीं आ सकते। आप खेरागढ़ के मूल निवासी हैं, तो सवाल भी खेरागढ़ से जुड़ा हुआ है। आपके वहाँ पर वर्तमान विधायक हैं भाजपा के भगवान सिंह कुशवाहा जी, तो आप इनके कार्यकाल को, इनकी कार्यप्रणाली को 10 में से कितने नंबर देते हैं? अब नंबर देने के लिए तो आप इन माननीय नेताओं के लिए मेरा करता नहीं है, क्योंकि ये इनके अंदर मुझे नेता ही नहीं दिखता। इनके पास न्याय के लिए जाइए तो जाति की बात करेंगे, मेरी जाति का है तो उसका अपराध नहीं दिखता है, दूसरी जाति का तो अपराध दिखता है। विकास कार्य जाति देख के करो, न्याय जाति देख के करो, काम धर्म देख के करो, तो मैं इनको नेता मानता ही नहीं। नंबर देने का तो बात जब आए कि इनके अंदर मोए निष्पक्ष एक लीडर दिखे। जब जिसके अंदर लीडर ही नहीं है, जो करप्ट हैं, जिनके हाथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार में हाथ ही नहीं, ये पूरे डूबे हुए हैं, तो नंबर देने के लिए तो इनके लिए कलम चल ही नहीं सकती। और इस पे मेरी कलम तो चल ही नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने राजनीति में आने के बाद जाने कितने पैसा कमाया है। अगर इनके नोटों को, संपत्ति को गिनने के लिए मशीन लगा दें तो मशीन फेल हो जाएगी, मशीन में से धुआं निकल के जल जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर जल जाते ना ज़्यादा लोड पड़ने से, तो इनकी संपत्ति को अगर मशीन गिनेगी तो उसमें आग लग जाएगी। मैं वादा कर रहा हूँ आपको, ये फ्रॉड भ्रष्टाचारी नेताओं की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव है, अभी तैयारियां भी चल रही हैं। तो मैं बात करूंगा कांग्रेस की, तो कांग्रेस की फतेहपुर सीकरी और पूरे आगरा जिला को लेकर के, चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखो, आगरा में जनता जुड़ रही है, उत्तर प्रदेश में जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी से, और पूरे देश में जुड़ रही है। अभी आप देख सकते हो कि अभी केरला हमने स्पष्ट जीता है, और भी 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, स्पष्ट बहुमत है, और 3-4 राज्यों में हमारी पार्टी समर्थन दे रही है। आज लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमने हटा करके गलती की, उन्होंने सोचा कि बीजेपी आएगी तो कुछ नया करेगी। अब लोग कांग्रेस की तरफ लौट चुके हैं और कांग्रेस को ये दोबारा से सत्ता में लाएंगे। दिल्ली में भी सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं 2027 के, इसमें बेहतर रिजल्ट्स आएंगे और गठबंधन भी रह सकता है। अगर गठबंधन में
सीट शेयरिंग में इफ वट किंतु परंतु की गई तो कांग्रेस अकेला लड़ने में भी परहेज नहीं करेगी। वैसे आखिरी फैसला, फाइनल डिसीजन तो हमारा सुप्रीम जो लीडर्स हैं दिल्ली में वो ही करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस बार कांग्रेस की तरफ लोग मुड़ रहे हैं और आगरा में भी हम अच्छा सीट शेयरिंग होगा और अच्छे परिणाम आएंगे। सिकरवार जी से जानना चाहूँगा, क्या 2027 में आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरी जनता देख रही है। देखो ऐसा है, मुझे सामने कई तरह के सवाल आ रहे हैं, मैं जनता से कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रामनाथ जी आप सीधा लोकसभा चुनाव लड़िए, कुछ कहते हैं कि आप विधानसभा भी लड़िए और लोकसभा भी लड़िए। मैंने विधानसभा लोकसभा लड़ाने का फैसला तो पार्टी करेगी, पार्टी और जनता चाहेगी कि तुम विधानसभा लड़ो तो मैं लड़ूंगा। और सच्चाई बताऊं, अब मेरा राजनीति में मन नहीं करता है, क्यों, बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस गंदगी में हम जैसे लोग चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं राजनीति में अब रहूँगा इसलिए कि मेरे से लाखों लोग जुड़ चुके हैं और मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। तो पार्टी और जनता चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीता तो निश्चित मान लीजिएगा वो काम करेंगे, हम जनता हो मिल करके कचरा ऐसे साफ करेंगे जैसे भारी बारिश में नाला भी साफ हो जाता है। अच्छा, खेरागढ़ के लिए आपके मुख्य 3 संकल्प क्या हैं? देखो, खेरागढ़ के लिए क्या, एक विधायक तो पूरे प्रदेश का होता है, खेरागढ़ के लिए और पूरे ज़िले के लिए। वैसे डॉक्टर के सामने कोई मरीज आता है तो बॉटम टू टॉप उसकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं उस सब का इलाज करता है और करना भी चाहिए। एक, अगर मुझे जनता विधायक बनाएगी तो केवल 3 विषयों पर काम नहीं करूंगा, काम वो सारे करूंगा जिससे जनता पीड़ित है। अगर 3 की बात करें तो शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, जो जितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिसमें दवा है न डॉक्टर है, या तो ये हॉस्पिटल की तरह काम करेंगे वरना उनमें ताले डाले जाएंगे। और नशा बहुत बढ़ रहा है, अनलिमिटेड नशा बढ़ रहा है। जब मैं पैदा हुआ था तो शराब के ठेके में कहीं कहीं मिलते थे, 20-30 किलोमीटर में, 40 किलोमीटर में, वहाँ पर शराब पीने वालों की भीड़ भी नहीं होती थी। अभी मेरा धरना चल रहा है एलडीबी बैंक का सैया में, 2 ठेकाओं के बीच में। एक ठेका 50 कदम दूर है और दूसरा ठेका 200 मीटर दूर होगा, दोनों के बीच में। वहाँ देखता हूँ बहुत गरीब लोगों की भीड़ लगी रहती है, पीने वालों की चारों तरफ। मुझे रोड पर गिरे हुए भी लोग मिलते हैं कुछ, और तमाम लोग लीवर किडनी इनके फेल हो रहे हैं और दुखी हैं वो लोग। तो कुल मिलाकर के नशा है, शिक्षा है, इलाज है, ये 3 विषयों पर, और न्याय है, इन पर सबसे पहले मेरा फोकस होगा, जिससे आदमी के जीवन में गुड फीलिंग आ सके और डायरेक्ट ये आम नागरिक के जीवन से, परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें। तो इसके लिए मैं साथ निकलूँगा, जनता को साथ लेके निकलूँगा, और जो ऊपर हमारे अधिकारी नेता बैठे हुए उनके सामने दमदारी से, जोरदार तरीके से इस बात को रखा जाएगा। भूमि विकास बैंक को लेकर के आपका भी धरना चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एलडीबी बैंक भूमि विकास बैंक हैं ये, और आगरा में 9 बैंक हैं, उत्तर प्रदेश में 323 बैंक हैं। ये 323 बैंक जो हैं, बैंक नहीं है, ये डकैती का काम कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं किसानों की ज़मीन पे और नोटों पर। मेरा 29 मार्च से सैया में धरना चल रहा है पुल के नीचे, और मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं कि किसान का लोन मंजूर हुआ 60,000, मिले 50,000, 50,000 का 4 लाख भर दिया और 12,19,000 के नोटिस आ रहे हैं। 35-30,000 मिला है किसी को काट करके पैसा, तो उनके भी 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह से वसूल कर रहे हैं लोग। और इसका कोई नियम है न कानून है, और खेत पे नीलामी कुर्की चढ़ा दिया गया है। ये समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। लोग मुझसे फ़ोन करते थे, रामनाथ जी हमें पकड़ के ले जा रहे हैं बैंक में, फिर कुछ पैसा देते थे, फिर खेत बेच के लोग पैसा भर रहे हैं।
एक तरह की गुंडाई हो रही थी। ये पूरे देश को पता है, मुख्यमंत्री जी को और अधिकारियों को, नेताओं को, बच्चे बच्चे को पता है कि ये बैंक किसानों का जीवन को ख़त्म कर रही हैं, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्या भी की हैं। और हमने 19 जनवरी को डीएम को ज्ञापन भी दे दिया है। इससे हम किसानों को न्याय दिलाएंगे। जितने किसानों ने आज तक लोन भरा है, खेत बेच के भरा हुआ है, जब तक ये हमारा धरना चलेगा, जब तक फैसला नहीं हो जाता, इसके लिए डीएम के पास आना पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे, लखनऊ जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। अब किसी भी किसान को न तो खेत बेचकर लोन भरने की ज़रूरत है, न आत्महत्या करने की ज़रूरत है, और न भयभीत रहने की ज़रूरत है। अब न्याय हर हालत में उनको मिलेगा। और बैंकों को भी सोचना चाहिए कि 30-40 हज़ार के 10 लाख रुपए नहीं भरे जा सकते, इनको समझना चाहिए। मैं भी टोरेंट को लेकर के बात करूंगा। अगर टोरेंट को लेकर के अभी जैसे किसान हैं तो छोटे छोटे बिल के लिए परेशान है, काफ़ी पीड़ित है, और अभी एक तरफ 431 करोड़ माफ़ कर दिया गया है टोरेंट पावर का, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सरकार है शुरू से ही अमीरों की है, गरीबों को निचोड़ना और अमीरों को पावरफुल बनाना। टोरेंट को क्या ज़रूरत थी 431 करोड़ माफ़ करने की? टोरेंट पे क्या कमी है? पहले उनके बहुत बिलिंग बहुत हाई है। कुल मिलाकर के ये सरकार गरीब को ख़त्म करने की योजना है और अमीर को और अमीर बनाने की योजना है, जो 10-20 लोगों के हाथ में ये सारी पावर दे देंगे आगे चल के, और आम जनता पे न तो ज़मीन रहेगी, न जायदाद रहेगी, न मकान रहेगा, न खेत रहेगा, न दौलत रहेगी। सब कुछ इनके चुनिंदा लोगों के हाथ में चला जाएगा और जनता को एक दिन राशन पे जिंदा रहना पड़ेगा, जो हर महीने राशन दिया करेंगे। और दिल्ली से जैसे बैल में नाथ डाल देते थे ना, तो झटका दे के चलाते थे, ये पूरे देश के गरीब लोगों के नकेल डाल देंगे और जिधर झटका देंगे उधर ही पूरे देश को चलाया करेंगे। और जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और पुलिस है, तमाम जो हैं, इनसे ये चंबल के गुंडों का काम कराएंगे। ये इनके सर्टिफाइड गुंडे की तरह काम करेंगे और काम भी गुंडों की तरह ये लोग कर भी रहे हैं। और जुडिशरी को भी इन्होंने काबू कर लिया है। मुझे चुनाव हराया सांसद का इन्होंने बेईमानी से, मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट इलाहाबाद में मैंने केस फाइल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि विदिन 6 मंथ इस केस का डिसाइड हो जाना चाहिए। 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मेरा केस टेकअप ही नहीं होता है कभी कभी। इतना सब कहना चाहिए गंभीर मामला है, जो सांसद का चुनाव है उसका केस टेकअप नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, इन्होंने सारे सिस्टम पे काबू कर लिया, यहाँ तक कुछ हिस्सा जुडिशरी का भी इन्होंने काबू कर लिया है। आज पूरा देश भयभीत जीवन जी रहा है, डरा हुआ जीवन जी रहा है, आज़ाद भारत में गुलाम की तरह जिंदगी जी रहा है। और पहले थाना तहसील ब्लॉक रिश्वत बहुत कम जाती थी। जब मैं आर्मी से आया था तो कहना चाहिए राजीनामा में 1000-2500 या मिठाई का डब्बा जाता था थाने के अंदर। आज थाने में 20, 30, 40, 50 हज़ार से नीचे तो शुरुआत ही नहीं है, लाखों में रिश्वत जा रही है। खनन विभाग है, इनका भी लाखों में जा रहा है। कोई भी विभाग है, लूट मार केंद्र बन गए हैं। और कहीं भी किसी की शिकायत करो तो शिकायत सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई अधिकारी सुनना भी चाहता है तो वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि अगर शिकायत को जायज़ तरीके से सुनेंगे तो उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे महाबेईमान को उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर IAS IPS ठान लें कि हमें ये काम करना है ठीक से, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। नेताओं की बात तो छोड़िए, वो तो फ्रॉडों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन IAS IPS भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल है मेरा, जैसे आपका संगठन भी आपने अभी बताया कि लक्ष्मण सेना के नाम से है, दूसरा आप कांग्रेस से जिलाध्यक्ष भी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है वो सामाजिक हिस्सेदारी अपने कैसे आगे आएँ, उनके लिए क्या योजना? देखो, युवा जब मैं सेना से आया था, रोड पर बड़ी भीड़ लगी रहती थी लड़कों की दौड़ने की। मैंने भैया क्या की तैयारी करे, कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, तमाम लोगों में जुनून होता था, रोड भरा हुआ होता था।
और बड़ी उमंग के साथ रोड पर दौड़ते थे। जब से अग्निवीर बनाया इन्होंने जवानों को, तब से किसी भी रोड पर मुझे कोई जवान दौड़ते हुए मिलता ही नहीं है। आज वर्तमान सरकार ने नौजवानों की जवानी छीन ली, उनका मनोबल, आत्मविश्वास, एनर्जी सब छीन लिया। आज युवाओं के अंदर में एक गुस्सा देख रहा हूँ इस सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी की, अन्याय की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, जो कमर तोड़ी जा रही लोगों की, वो दर्द है लोगों के अंदर। अब बड़ी भीड़ के साथ तो नौजवान नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी, बेरोजगारी से लोग करा रहे हैं और परीक्षा दे के आते हैं किसी भी नौकरी के लिए, चाहे नीट हो, क्या यूपीएससी हो, तो उनको ये भी डर रहता है कि हम परीक्षा तो दे दें, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। ऐसा पहले से सोच के जाते हैं। तो रेल में वही होता है, ये सरकार उसको लीक करा देती है और आम नागरिक का, युवाओं का इसने पैरालाइज कर दिया है। कहना चाहिए रीढ़ विहीन देश को इन्होंने कर दिया है। और आज नहीं तो कल ये जनता रोड पे आएगी। जिन्होंने कोठियां लूट लूट के भरी हैं, ये उस लूट के धन को कोठियों से एक दिन वार फेंकेंगे। और जो युवा है आज दब रहा है, आम जनता दब रही है, लेकिन दबाने की भी एक सीमा होती है। अधिक दबाया जाए तो फिर वो चीज़ दबती नहीं, टूट जाती है। और टूटने की कंडीशन जब आती है तो फिर विद्रोह होता है। विद्रोह होता है तो न तो जिंदगी की बात करता, न नुकसान की बात करता, फिर वो करो मरो की स्थिति में आकर के फिर आज़ादी को दोबारा से लिया जाता है। राजनीति में मेरा एक और सवाल है आपसे। राजनीति में जैसे भीतरघात और गुटवाई चलती रहती है, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, क्या योजना है? देखो, जिनके अंदर सत्य है, ईमानदारी है, देशभक्ति है, मानवता है, वो निश्चित तौर पे मेरे साथ लोग चल रहे हैं। जिनके अंदर फ्रॉडगिरी है, राजनीति से पैसा कमाना चाहते हैं, राजनीति को व्यापार समझते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे मेरे संगठन का हो, वो लोग मेरे साथ कम चल पा रहे हैं। सच्ची भावनाओं के साथ में उनको लगता है कि रामनाथ बढ़िया काम कर रहा है, ऑनेस्टली कर रहा है और करेगा, वो लोग मेरे साथ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वो पार्टी के लोग भी हैं और आम जनता भी है। हर जाति धर्म के लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और मुझे गुड फीलिंग इस बात की है कि लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है। जिंदगी में हर चीज़ पाना आसान है, विश्वास पाना आसान नहीं है। और उनकी उम्मीद भी लगी है कि रामनाथ किसी दिन पावर में आएगा तो नया करेगा, डेफिनेटली नया होगा, एक नया इतिहास पैदा होगा यहाँ से। मैं 61 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ और मेरे अंदर ऊर्जा की आज भी कमी नहीं है। लोगों का प्रेम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैं चुनाव हारा था, मैं लौट के आया तो मुझसे लोग बोल रहे थे कि रामनाथ, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, बुजुर्ग भी थे, जब सुना तो वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो जिन लोगों ने पैसा लिया मुझे हराने के लिए, जिन अधिकारियों ने मुझे हराने के लिए ताकत लगाई है, चाहे तुम किसी भी लेवल को हो, इन गरीबों के आंसू एक दिन तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और जिन्होंने पैसा लेकर के मुझे हराया है, आप ईमानदारी से शाम को सोचना, उस दिन से तुम्हारे जीवन में चैन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि रामनाथ को नहीं चुनाव हराया है, आपने लाखों लोगों की भावनाओं की भरे चौराहे पे हत्या की है। तो तुम हत्यारे हो, जिन्होंने पैसा लिया तुम हत्यारे हो, और जिन्होंने मुझे हराने के लिए ताकत लगाई जिन अधिकारियों ने, आपको भी लाखों लोगों की भावनाओं की हत्या करने वाला हत्यारा मानता हूं। 2024 के ऐतिहासिक और कड़े मुकाबले की लड़ाई के बाद में रामनाथ सिकरवार जी का अगला और बड़ा कदम अब क्या होगा? देखो, बॉटम टू टॉप मैं अच्छाई लाना चाहता हूं समाज के अंदर। और अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, काम मैं करता ही रहता हूं, करता रहूंगा। और प्रत्येक दिन मैं एक नया काम करना चाहता हूं। प्रत्येक दिन मैं चाहता हूं मेरे जीवन में संघर्ष हो, लोगों की भलाई के लिए मेरे जीवन में तूफान हो। और लोगों की भलाई करते करते अगर मैं दुनिया भी छोड़नी पड़े तो मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। अब तो यही है कि बस मरने से पहले जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, मैं कुछ लोगों के लिए कर जाऊं, यही मेरा बड़ा काम हो। एक आखिरी सवाल और है मेरा
आप आगरा की जनता आपको देख रही है, तो एक क्या लास्ट संदेश आप देना चाहोगे जनता को? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, वन डे दिस बॉडी विल मर्ज इनटू ashes एंड soils when and where we don't know। एक दिन यह शरीर मिट्टी और राख में परिवर्तित होगा, कब और कहाँ ये हम नहीं जानते। मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। आप दूसरों को लूट करके कोठी भर जाओगे तो भी मरेंगे। जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा समाज को लगाइए। 24 घंटे आपको भगवान ने दिए, उसमें से कुछ समय समाज के लिए दीजिए। अगर समाज नशे में डूब जाओगे, समाज कमज़ोर हो जाओगे, बगिया में पूरी बगिया महके तो अच्छा लगेगा कि बगिया में एक दो फूल महके तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए बाकी जनता के लिए भी आप अच्छा काम करते रहें, अपने परिवार के लिए भी करिए और जीवन में झूठ का स्थान कम करो। 50% झूठ बोलता है, कोई 90% झूठ बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से जीवन में 10% या उससे कम झूठ बोलो और 90% सच्चाई पे चलिए। और खाद्य वस्तुओं में मिलावट कम करो। रोजाना लोग बीमार हो रहे हैं, अटैक पड़ रहा है, पैरालाइज हो रहे हैं, शुगर की बीमारी हो गई, 90-95% लोग बीमार कर दिया आपने मिलावट की चीज़ खिला खिला करके। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, इस समाज को सुंदर बनाने के लिए जाति धर्म का जहर न घोलें, क्योंकि सांप भी काटता है तो एक दो ही मरते हैं उससे। तुम्हारी भाषा से जो जहर घुल रहा है, हिंदू मुस्लिम ऊपर नीचे जाना क्या क्या आप जहर बोलते हैं। तो जहरीले जो जहरीले बैठे हुए हैं जो टेलीविज़न से बोलते हैं या कहीं से बोलते हैं, आप भाषा में जहर कम उगलें, मानवता लाएं और एक खुशहाली सबके जीवन में लाएं, तभी आप खुश रह पाओगे। लोक वार्ती के आप सभी दर्शकों को ऐसे ही हम नए नए क्षेत्र के नए नए माहौलों को लेकर के, नई नई कमजोरियां, नई नई कमियां को लेकर के ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सिकरवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।